नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र की भक्ति करते हैं, किसी पक्ष की भक्ति नहीं। कभी एक थे हम, हुए आज इतने, अरे नहीं तब डरे तो भला अब डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान हैं हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा। न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा, कि निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, कि सर पर हमारे वरद हस्त करता, गगन में लहरता ये भगवा हमारा। आज है विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व। अब आज आरएसएस का स्थापना दिवस भी है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। राष्ट्र की नाभि नागपुर में भारत के राष्ट्रीय समाज को संगठित करने का एक छोटा सा प्रयास शुरू हुआ, लेकिन किसी को कहाँ पता था कि इस काम के लिए चलते चलते कोई व्यक्ति यूं लक्ष्य बन जाएगा। डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार के इस प्रयास ने 95 सालों में इसे वट वृक्ष बना दिया। डॉक्टर हेडगेवार ने संकल्प लिया कि वो अपने ही शरीर और अपने ही आंखों के सामने भारत माता के इस पुत्र स्वरूप समाज को संगठित होते हुए देखेंगे। और ऐसा ही हुआ। 1940 के संघ शिक्षा वर्ग में देश के हर प्रांत में स्वयं सेवक प्रशिक्षण के लिए पहुंचे। इस दृश्य को देख बीमार चल रहे परम पूज्य डॉक्टर साहब ने बड़े ही संतोष भाव से कहा, आज भारत का लघु रूप एक साथ देख रहा हूँ। ये विश्वास दिनों दिन बढ़ता गया। आजादी के दिनों में संघ से जुड़े बालक आजादी मिलने तक बड़े हो चले थे। नतीजा, विभाजन की विभीषिका में संघ के स्वयंसेवकों ने बड़ी भूमिका निभाई, जिसे पिंजर जैसी फिल्म में भी दर्शाया गया। अंग्रेज भारत से जा चुके थे, लेकिन पुर्तगीज अभी भी गोवा में जमे थे। उन्हें ठिकाने लगाने के लिए राजा भाऊ महाकाल जैसे स्वयंसेवक उन पर काल बनकर टूट पड़े और अंततः पुर्तगालों को गोमांतक छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया। इसके बाद एक बड़ा संकट 25 जून 1975 को आया, जब लोकतंत्र को आपातकाल ग्रहण लग गया। नानाजी देशमुख और जेपी के नेतृत्व में संघ ने मोर्चा संभाला और आपातकाल समेत तानाशाही को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 95 साल की इस यात्रा में संघ के स्वयंसेवक 10 दिशाओं में गए और दल बादल से छा गए। ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आपको बता दें कि आरएसएस की स्थापना 27 सितंबर 1925 दशहरे के दिन नागपुर में हुई थी। इसकी स्थापना डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। यह वर्ष संघ स्थापना का 97वां वर्ष है। हालांकि संघ अपना स्थापना दिवस नहीं मनाता है। इसके बदले संघ की तरफ से विजयदशमी का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन संघ के नागपुर मुख्यालय समेत देश भर की शाखाओं में शस्त्र पूजा भी की जाती है। इसके साथ ही शक्ति की उपासना भी की जाती है। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में पथ संचलन भी निकलते हैं। अब ये तो हुई आरएसएस की स्थापना कैसे हुई, किसने की, उसकी बात। लेकिन अब ये भी बात हम आपको बताते हैं डिस्क्रिप्शन से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो नाम है वो कहाँ से आया। तो संघ का क्या नाम रखा जाए, इसके लिए डॉक्टर हेडगेवार ने कोर टीम की एक बैठक बुलाई थी। उसमें कई नाम आए, लेकिन उनमें से 3 नामों पर वोटिंग हुई। ये 3 नाम थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जरीपाटका मंडल और भारतोद्वारक मंडल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम को सर्वाधिक मत मिले, फिर क्या तय हो गया नाम आरएसएस। अब ये तो वो है कि जब सर्वाधिक मत पाकर ये नाम जो है राष्ट्रीय स्वयं संघ ये डिसाइड हो गया। लेकिन अब चर्चा करते हैं कि आरएसएस का गणवेश क्या है। पहले खाकी शर्ट, खाकी हाफ पैंट और खाकी टोपी
आरएसएस का यूनिफॉर्म थी, जिसके बाद खाकी टोपी के बदले काली टोपी इसका यूनिफॉर्म कर दिया गया। फिर संघ ने अपनी शर्ट का रंग खाकी से बदलकर सफेद कर दिया था और आखिर में संघ ने खाकी हाफ पैंट की जगह गणवेश में भूरे रंग की फुल पैंट शामिल करने का फैसला भी लिया। अब चर्चा ये भी कर लेते हैं कि आरएसएस का उद्देश्य क्या है। ये जो संघ की स्थापना हुई, इसके मुख्य उद्देश्य की अगर चर्चा करें हम, तो आरएसएस भारतवर्ष के संस्कृति तथा संस्कार को बनाए रखने के लिए लोगों को प्रेरित करता है, जिससे लोगों में देश के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। भारत में हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए यह लोगों में जागरूकता फैलाती है ताकि नए लोगों को इसके सदस्य बनाया जाए और उसके उद्देश्य के बारे में सभी को पता चल सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से ही लोगों में प्रेम की भावना उत्पन्न करने का कार्य करता है, जिससे गरीब निर्धन लोगों की मदद की जा सके। देश में फैल रही असहिष्णुता को समाप्त करने के लिए तथा सभी धर्मों का आदर करने के लिए आरएसएस में व्यवस्थित तौर पर लोगों को शाखा में ज्ञान भी प्रदान किया जाता है। देश में होने वाले राजनीतिक उथल पुथल को एक मीडिएटर की भूमिका अदा करके देश को उच्च स्थान तक ले जाने का जो कार्य होता है, वह आरएसएस का उद्देश्य का ही एक हिस्सा है। अब यह जानने की भी कोशिश करते हैं कि आरएसएस की संरचना जो है वो किस प्रकार से है। संघ में संगठनात्मक रूप से सबसे ऊपर सरसंघ चालक का स्थान होता है, जो पूरे संघ का दिशा निर्देशन करता है। सरसंघ चालक की नियुक्ति मनोनयन द्वारा होती है। प्रत्येक सरसंघ चालक अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करता है। वर्तमान में संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत है। संघ के ज्यादातर कार्यों का निष्पादन शाखा के माध्यम से ही होता है, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर सुबह या शाम के समय 1 घंटे के लिए स्वयंसेवकों का परस्पर मिलन होता है। वर्तमान में पूरे भारत में संघ की लगभग 55,000 से ज्यादा शाखा लगती है। वस्तुतः शाखा ही तो संघ की बुनियाद है, जिसके ऊपर आज ये इतना विशाल संगठन खड़ा हुआ है। शाखा की सामान्य गतिविधियों में खेल, योग, वंदना और भारत एवं विश्व के सांस्कृतिक पहलुओं पर बौद्धिक चर्चा, परिचर्चा भी शामिल है। अब आपको ये भी बताते हैं कि ऊपर से नीचे तक ये संघ की रचनात्मक व्यवस्था है वो किस प्रकार से की गई है। तो सबसे पहले केंद्र, उसके बाद क्षेत्र, फिर प्रांत, उसके बाद विभाग, फिर जिला, फिर तालुका, तहसील या महकमा इसे कह सकते हो, जिसके बाद आता है नगर, जिसके बाद खंड, जिसके बाद मंडल, जिसके बाद ग्राम और जिसके अंत में शाखा। अब ये शाखा क्या है या इसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है या इसके प्रकार भी क्या है, वो भी समझने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि शाखा किसी मैदान या खुली जगह पर 1 घंटे की लगती है। शाखा में व्यायाम, खेल, सूर्य नमस्कार, समता यानी कि परेड, गीत और प्रार्थना होती है। अगर शाखा के प्रकार के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले प्रभात शाखा यानी कि सुबह लगने वाली शाखा को प्रभात शाखा कहते हैं। फिर आती है साय शाखा यानी कि शाम को लगने वाली शाखा को साय शाखा कहते हैं। रात्रि शाखा यानी कि रात्रि को लगने वाली शाखा को रात्रि शाखा नाम दिया गया है। मिलन यानी कि सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को मिलन के नाम से जाना जाता है। और अंत में संघ मंडली यानी कि महीने में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को संघ मंडली भी कहा जाता है। अब ये भी जान लेते हैं शाखा के बाद कि ये संबद्ध संगठन है वो क्या है और इसमें कौन से नाम शामिल है। तो अनेक संगठन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित है और स्वयं को संघ परिवार के सदस्य भी बताते हैं। अधिकांश मामलों में इन संगठनों के शुरुआती वर्षों में इनके प्रारंभ और प्रबंधन हेतु प्रचारकों को नियुक्त किया जाता था। आपको बता दें कि संघ दुनिया के लगभग 80 से अधिक देशों में कार्यरत है।
संघ के लगभग 50 से ज्यादा संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और लगभग 200 से अधिक संगठन क्षेत्रीय प्रभाव भी रखते हैं, जिसमें कुछ प्रमुख संगठन हैं जो संघ की विचारधारा को आधार मानकर राष्ट्र और समाज के बीच सक्रिय है, जिनमें कुछ राष्ट्रवादी, सामाजिक, राजनीतिक, युवा वर्गों के बीच में कार्य करने वाले, शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, धर्म और संस्कृति के क्षेत्र में, संतों के बीच में, विदेशों में, अन्य कई क्षेत्रों में संघ परिवार के संगठन सक्रिय रहते हैं। अब आपको वो नाम भी बताते हैं कि जो संबद्ध ये जो संगठन है उसमें कुछ प्रमुख संगठन कौन से हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी, सहकार भारती, भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, सेवा भारती, राष्ट्र सेविका समिति, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू स्वयं सेवक संघ, स्वदेशी जागरण मंच, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, बजरंग दल, लघु उद्योग भारती, भारतीय विचार केंद्र, विश्व संवाद केंद्र और राष्ट्रीय सिख संगत। अब आपको बता दें कि आज आरएसएस के स्थापना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय में दशहरे के पर्व पर शस्त्र पूजा की गई। अब आपको बता दें कि साल 1936 में संघ ने अपनी महिला विंग राष्ट्र सेविका समिति की स्थापना की थी और उस वक्त लक्ष्मीबाई केलकर को बुलाया गया था, लेकिन अब तक कोई भी महिला आरएसएस के दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हुई थी। लेकिन इस बार इस परंपरा को तोड़ते हुए मुख्य अतिथि के तौर पर 2 बार एवरेस्ट पर्वत को फतह करने वाली पहली महिला संतोष यादव को आमंत्रित किया गया था। तो समाज तो दोनों से बनता है। हमारे यहां यह दृष्टि है, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि दोनों के बिना समाज नहीं बनता, दोनों के बिना सृष्टि नहीं होती। ये दोनों परस्पर पूरक है, ये हमारी भारतीय दृष्टि है। दोनों का काम है और दोनों का काम परस्पर पूरक है। इसलिए व्यक्ति निर्माण का काम करने वाली शाखाएं तो संघ की अलग, राष्ट्र सेविका समिति की अलग, महिलाओं के लिए उनकी चलती है, पुरुषों के लिए हमारी चलती है। लेकिन समाज के बाकी सारे कामों में पुरुष महिला एकत्र मिलकर काम करते हैं, यह चलते आ रहा है। डॉक्टर साहब के समय की जो परिस्थिति थी, उस समय व्यक्ति निर्माण के काम के लिए 2 संगठन हो गए, लेकिन बाकी सभी कामों में सब मिलकर काम करते हैं, क्योंकि यह पूरकता की दृष्टि है। संपूर्ण समाज का संगठन करना है तो संख्या की दृष्टि से आधा भाग हमारे समाज का मातृशक्ति का है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। मातृशक्ति की उपेक्षा नहीं की जा सकती, पुरुष श्रेष्ठ की महिला श्रेष्ठ, ऐसा वाद हम नहीं करते, दोनों एक दूसरे के पूरक है, ये मोहन भागवत का मानना है। अब आपको ये भी बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों में स्वार्थ व द्वेष के आधार पर दूरियां और दुश्मनी बनाने का काम कुछ शक्तियों द्वारा चल रहा है, लेकिन उनके चंगुल में फंसना नहीं है। दूसरे प्रकार की जो बाधा है, सनातन मूल्यों का क्षरण न हो, ये देखकर चलते समय और भी एक बाधा है, वो बाहर से आती है, जो भारतवर्ष की प्रगति को होने नहीं देना चाहते। उसलिए भारतवर्ष के समाज में किसी प्रकार का सद्भाव, सामंजस्य जो नहीं चाहते,
जिनके स्वार्थों को मार मिलेगी ऐसा उनको डर लगता है, ऐसा होने से वो सारी शक्तियां बाधा उत्पन्न करती है। अब उनके साधन भी होते हैं, अपना स्वार्थ साधने के लिए असत्य विमर्श पैदा करते हैं, गलत विमर्श पैदा करते हैं, हमको भटकाने के लिए, हमारे मन में द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे बीच दूरियां बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे सतत उनके प्रयास चलते हैं जिससे इस देश में एक आतंक का वातावरण हो, कलह बढ़े, देश में एक प्रकार से अराजकता हो जाए, नियम कानून के प्रति सम्मान न रहे, किसी को और कोई बंधन न रहे, डर न रहे, अनुशासन न रहे। इस प्रकार की कार्रवाइयां उनकी चलती रही है, वर्णन करने का जरूरत नहीं, हम सबको पता है, हम सब उसको अनुभव कर रहे हैं। और हम उनको पैठ दे इसलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं, जाति के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, अपने निहित स्वार्थों के नाम पर भी हमारे हमदर्द बनकर आते हैं। उनके इस चंगुल में फंसना नहीं। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नीति बननी चाहिए। यह अत्यंत उचित विचार है, परंतु हम अपने बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाना चाहते हैं क्या? अंग्रेजी करियर बनाने के लिए आवश्यक है, ऐसा नहीं है। अब कई बार हम लोग मातृभाषा माध्यम, हमारे बच्चे अपनी भाषा को भूल रहे हैं, आजकल लोगों को समझ में नहीं था, तकरार करते हैं, ये भी कहते हैं नीति में चाहिए। अब नई शिक्षा नीति आई, उसके तहत उच्च शिक्षा तक धीरे धीरे मातृभाषाओं का आगमन हो रहा है, आगे चल के लागू हो जाएगा, पुस्तकें भी तैयार हो जाएगी, पढ़ाने वाले भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को मातृभाषा माध्यम में पढ़ाने के लिए भेजते हैं? कि एक जो मिथक चलता है, करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, करियर के लिए अंग्रेजी आवश्यक नहीं है। मैं अकेला ये नहीं कहता हूं, पुणे में एक प्रदीप लोखंडे जी है, सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष, ऐसा उनका नाम पड़ा है, क्योंकि उनकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी थी, तो मार्केट सर्वे करने के लिए वो हर गांव के सरपंच कोतवाल को पत्र भेजते थे कि आपके यहां बाजार है क्या, उस बाजार में लोग क्या खरीदते हैं क्या नहीं खरीदते, उनसे जानकारी लेते थे। उनका डाटा इतना समग्र और पूर्ण है कि उस समय महाराष्ट्र सरकार भी उनसे डाटा लेती थी अगर आवश्यकता पड़ी तो। उन्होंने 6वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था और वो पुणे में आके एक छापखाने में काम करने लगे। करते करते उन्होंने अपनी शिक्षा भी की, बीकॉम हुए, अपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी निकाली और इतने बड़े हो गए। वो मुझे मिले थे, वो भी यही बता रहे थे। वो कह रहे थे, भागवत जी आप भाषण करते हो तो बड़ा प्रकाशित वगैरह होता है, तो आप एक बात कहो भाषण में, ये बताओ कि अंग्रेजी करियर के लिए आवश्यक नहीं है। करियर जिससे बनता है वो बातें अलग होती है। इसके अलावा इस मंच से मोहन भागवत ने एक और बड़ी बात कर दी कि जनसंख्या नीति सारी बातों का समग्र व एकात्म विचार करके बने, सभी पर समान रूप से लागू हो, लोक प्रबोधन द्वारा इसके पूर्ण पालन की मानसिकता बनानी होगी, तभी जनसंख्या नियंत्रण के नियम के परिणाम ला सकेंगे। जनसंख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है। क्योंकि फिर से समाज में अगर उसको नहीं माना तो नीति क्या करेगी? समाज स्वीकार करता है, अगर लाभ देने वाली बात है, स्वार्थ की बात है, समाज सहर्ष स्वीकार करता है,
उसको लिए समझाना नहीं पड़ता। लाभ दिखता है या 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद बच्चों को मिलने वाला है, ये अगर पक्का है समाज उसको स्वीकार करता है। लेकिन जहां देश के लिए छोड़ना पड़ता है, हमको नहीं मिलेगा किसी और को मिलेगा, जलना बंद करके देना पड़ता है, वहां समाज में सहयोग दिखता है कि प्रतिरोध दिखता है? सवाल बात है। जो ऐसा त्याग करना पड़ता है, जो ऐसी तपस्या करनी पड़ती है, उसको भी समाज स्वीकार करे। इसलिए स्व की जागृति का महत्व है, क्योंकि समाज यानी हम है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि सबको सुलभ और सस्ता इलाज मिले, ऐसा हमारा प्रस्ताव भी है, लेकिन अस्पताल न जाना पड़े ऐसी व्यवस्था हमें स्वयं करनी है। शासन योग का प्रचार प्रसार कर रहा है, लेकिन करना हमें है। स्वच्छता की बात सरकार करती है, लेकिन कचरा कहां डालते हैं इसकी चिंता हम करते हैं क्या? दूसरी ऐसी स्वास्थ्य की आवश्यकता रहती है। हम चाहते हैं, हमारा प्रस्ताव भी है, आप सबकी इच्छा है कि सबको सुलभता से मिले, सस्ते में मिले, और समग्र विचार करके, सभी पाखियों का विचार करके जिसको जो लागू होता है ऐसा देने वाली, एक शब्द चलता है प्लूरोपैथिक, ऐसी चिकित्सा पद्धति, ऐसी चिकित्सा व्यवस्था सरकार करे। ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य केवल उपचार पर निर्भर नहीं रहता। बीमार होने पर उपचार की बात है, बीमार न होने के लिए कुछ करना पड़ता है। इलनेस की व्यवस्था हमारी अपेक्षा ठीक है, लेकिन वेलनेस का काम हमको भी करना पड़ता है। अब सरकार के नीति के कारण और उनके आशीर्वाद से भी योग की बात रूढ़ हो रही, सब लोग योगासन करें ऐसा प्रयास चल रहा है। संयम की आदतें, सार्वजनिक स्वच्छता की आदतें, इन सारी बातों में शासन की नीति तो अग्रसर हो रही। हमारी आदतें बदली है क्या? हम अपना कचरा कहां पर डालते हैं? हम अनावश्यक कचरा करते हैं क्या? अपने पर्यावरण को, अपने घर के परिवेश को स्वच्छ रखते हैं कि नहीं रखते? हमारी स्वयं की आदतें स्वच्छता की है कि नहीं? कितनी बातें सोचनी पड़ेगी। समाज जब तक सहयोग नहीं करता, व्यवस्था यशस्वी नहीं होती। मोहन भागवत के अलावा मुख्य अतिथि पद्मश्री संतोष यादव ने भी कहा कि सनातन संस्कृति भारत में जन्मी है, इसीलिए हमारा दायित्व है कि इसका सर्वाधिक प्रसार और प्रचार करें। प्रारब्ध पहले भयो जन्म पाछे, यस अपयस जन्म मृत्यु, लाभ हानि सब विधि हार। इन शब्दों की श्रृंखलाओं को कहने का तात्पर्य, अक्सर मेरे आचरण और मेरे व्यवहार से लोग मुझसे पूछते थे, क्या तुम संगी हो? तो मैं कहती थी बड़े भोले मन से कि वो क्या होता है। मैं संघ के बारे में नहीं जानती थी उस वक्त। मैं एक छोटे से गांव से, प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव से हुई, तो मेरा शिक्षा का स्तर उतना अच्छा नहीं था। तो मैं उसी उधेड़ बुन में लगी रहती, कैसे अपने शिक्षा का स्तर को ऊंचा करूं। मुझे दुनियादारी से बहुत ज्यादा संपर्क में मन नहीं था, और अक्सर ये संयोग होता था, लोग मुझे कहते थे तुम संगी हो क्या? तो मैं कहती थी वो क्या होता है। आज वो प्रारब्ध है, मैं संघ के इस सर्वोच्च मंच पर आपके स्नेह पा रही हूं। नित्य जो हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे, वो प्रारब्ध बन करके ही हमारा सृजन करता है। भारत की भूमि पर जन्मी हमारी सनातन संस्कृति, जिसका पूरी तरह से संघ के एक एक प्रचारक पूरे सेवा भाव, पूरे विश्व कल्याण, सृष्टि का कल्याण हो, उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है।
एक आवश्यकता में जीता है स्वयंसेवक। सनातन संस्कृति का मूल मंत्र को पकड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 2025 तक संघ के मुख्य पद महिलाओं को सौंपे जा सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जल्द ही सरकार्यवाह और सह सरकार्यवाही पद की जिम्मेदारी महिलाओं को मिल सकती है। संघ की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ यानी कि 2025 तक राष्ट्र सेविका समिति में शामिल महिलाओं को संघ में लाया जा सकता है। संघ के 97 साल के इतिहास में कोई महिला इस पद पर नहीं रही है। सूत्रों का कहना है कि महिलाओं को प्रमुख पदों की नियुक्ति देने पर संघ में सहमति बन चुकी है। इसी को देखते हुए पहली बार नागपुर में संघ के दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पर्वतारोही संतोष यादव को आमंत्रित किया गया था। संघ के सामने कई बार यह प्रश्न उठता रहा है कि संगठन के ढांचे में शीर्ष स्थानों पर महिलाएं क्यों नहीं है। लिहाजा संघ में सहमति बनी है कि सह कार्यवाह और सह सर कार्यवाह की जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं को दे देनी चाहिए। आने वाले समय में राष्ट्र सेविका समिति से जुड़ी स्वयं सेविकाओं को संघ में आने का मौका मिल सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आज एक विराट वटवृक्ष बन चुका है। आजादी से अब तक कई उतार चढ़ाव संघ ने देखे। गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया तो कई दफा प्रतिबंधों को भी झेला। आज हालत बदले हैं और संघ के कार्यक्रमों में भाग लेते वक्त विदेशी राष्ट्रों के प्रतिनिधि गौरव अनुभव कर रहे हैं। संघ भी देश की सभी विविधताओं का स्वीकार कर रहा है और यही कारण है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत नवाचारों के तौर पर मस्जिद, गिरिजाघर और मदरसों तक में जा रहे हैं और एक धारणा को मजबूती से सभी को कह रहे हैं कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है। भ्रांति जनमन की मिटाते, क्रांति का संगीत गाते, एक के 10 लक्ष्य होकर कोटियों को है बुलाते। तुष्ट माँ होगी तभी तो विश्व में सम्मान पाकर बढ़ रहे हैं चरण अगणित, बस इसी धुन में निरंतर चल रहे हैं चरण अगणित, ध्येय के पथ पर निरंतर। तो ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट थी आरएसएस की स्थापना दिवस पर। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहेंगे राष्ट्र प्रथम के साथ। नमस्कार।